मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो रोते हुए चिल्ला रही थी। जबकि ब्लैक मास्क लगाए निश्चय मल्होत्रा उस मासूम और कमसिन लड़की को देख रहा था, जिसके गालों पर उंगलियों के निशान थे। वो लड़की पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम की बेटी रिया थी। इंस्पेक्टर विक्रम को ब्लैकमेल करने के लिए उसे कैद किया गया था। इस लड़की पर हाथ किसने उठाया, वो गुस्से से गरजा। फिर दिल के हाथों मजबूर होकर बेख्तियार उसके गालों पर मरहम लगाने लगा। वो लड़की डर से आंखें बंद कर गई, जबकि उसके खास आदमी हैरानी से ये मंजर देखने लगे, क्योंकि वो तो एक जालिम मर्द था। पहली बार किसी के साथ वो नरमी दिखा रहा था। निश्चय मल्होत्रा एक ऐसा नाम था जिसका नाम सुनते ही लोग एक पल के लिए सहम जाते थे। उसके बात करने से पहले उसकी गोली बात करती थी। बड़े बड़े अफसर भी उससे कांपते थे। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम चौहान एक ऐसी गलती करने जा रहा था जिसकी सजा उसे ये मिली कि उसकी बेटी निश्चय मल्होत्रा के कब्जे में थी। इस वक्त निश्चय मल्होत्रा समंदर किनारे खड़ा अपने अंदर के उठते तूफान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। राम सिंह, जो निश्चय मल्होत्रा का सबसे बड़ा दुश्मन था, विक्रम चौहान उससे अपनी बेटी रिया का सौदा कर चुका था, और वो नहीं जानता था ये सौदा आगे चलकर कौन सी कयामत लाने वाला था। निश्चय मल्होत्रा ने इंस्पेक्टर विक्रम को धमकी भी दी थी कि राम सिंह की बात मत मानना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन विक्रम चौहान हमेशा से अपनी जिद पर अड़ा रहने वाला पुलिस वाला, जो अपने फर्ज के आगे अपनी औलाद को भी कुर्बान कर सकता था, और उसने राम सिंह की बात मानते हुए रिया को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। वो 50 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति राम सिंह रिया से इश्क कर बैठा था, और रिया से शादी करने के बदले वो विक्रम चौहान को बहुत बड़े सबूत देने वाला था, जो मुंबई शहर के बड़े से बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए काफ़ी थे। और विक्रम चौहान अच्छे से जानता था कि निश्चय मल्होत्रा खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। विक्रम चौहान ने तो अपनी बेटी को राम सिंह के हवाले करने का फैसला कर लिया था, बस उसे वो सबूत चाहिए थे। रिया इन सब बातों से अभी तक अनजान थी। अगले ही दिन राम सिंह रिया को अपनी पत्नी बनाने आ रहा था। विक्रम चौहान के दिल पर क्या गुजर रही थी ये वही जानता था, लेकिन फर्ज के आगे उसे ये सब नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ उसकी मासूम सी 19-20 साल की रिया और कहाँ वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति राम सिंह। लेकिन सुबह होने से पहले ही रिया अपने कमरे से गायब हो चुकी थी, क्योंकि निश्चय मल्होत्रा उसे कमरे से अपनी हवेली ले आया था, और विक्रम चौहान तिल मिलाकर रह गया था। तुम मुझसे बच नहीं सकते निश्चय मल्होत्रा, तुम्हारे काले करतूत तो मैं दुनिया के सामने लाकर रहूँगा। खुद को बहुत बड़ा गैंगस्टर कहते हो ना, अब पुलिस का फंदा अपने गले में कसने के लिए तैयार हो जाओ। उसने ये धमकी दी थी निश्चय मल्होत्रा को, और सारी बातें याद करते हुए निश्चय मल्होत्रा अपने घने बालों में हाथ फंसा कर रह गया था। बीबी साहिबा कहाँ पर है? वो अभी हवेली से थोड़ी ही दूर था। उसने सुरेश को कॉल मिलाई और उससे रिया के बारे में पूछा। साहब जी, वो तो अपने कमरे में है। क्या उसने दोबारा कोई हंगामा नहीं किया? सुरेश एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए बोला, नहीं साहब जी, मुझे कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, और मैं खुद भी हैरान हूँ। अच्छा फिर ठीक है। ये कहकर निश्चय ने कॉल काट दी। उसके लबों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान फैली थी। विक्रम चौहान, तुम्हारी बेटी तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मासूम और प्यारी है। मैं तो सोच रहा था कि वो तुमसे भी ज़्यादा बड़ी ड्रामेबाज होगी, लेकिन उसने तो मुझे हैरान कर दिया। ये कहकर वो फिर से ड्राइविंग करने लगा था। उसके दिमाग में फ़िलहाल रिया का जो अक्स था वो एक बहुत ही मासूम लड़की का था, मगर वो ये बात नहीं जानता था कि जो जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। थोड़ी ही देर के बाद वो हवेली के अंदर दाखिल हो चुका था। उसका रुख अपने कमरे की ओर था। उसने लॉक खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। लाइट बंद थी, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। ठीक तरह से उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने लाइट ऑन की और सामने का मंजर देखा, उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उसकी सबसे ख़ास और सबसे कीमती पेंटिंग, जिसे हासिल करने के लिए उसने पूरे 3 साल लगा दिए थे, और जिस पेंटर की ये पेंटिंग थी उसके पीछे वो बरसों ख्वार होता रहा था, वो इस वक्त ज़मीन पर बुरी हालत में पड़ी हुई थी। फ्रेम टूटा पड़ा था और उसके ऊपर अलग अलग पेंसिल्स और मार्कर से अजीबोगरीब तरह के डिज़ाइन बनाए गए थे, जबकि वो थोड़े ही फासले पर एक सुकून भरी नींद सो रही थी। उसके दिमाग में बुरी तरह एक धमाका सा हुआ था। तो इसीलिए रिया ने उससे कलर्स की बात की थी। पिछली रात जब रिया ने उससे कहा था कि उसे मार्कर्स और पेंसिल्स की ज़रूरत है,
तो वो थोड़ा सा हैरान हुआ था और सोचने लगा कि आखिर वो इन सारी चीज़ों का क्या करेगी, ये तो छोटे बच्चों की चीज़ें हैं। मगर फिर कुछ सोचते हुए उसने सुरेश को हुक्म दिया था कि जैसा बीबी साहिबा कह रही हैं वैसा ही करो। अब उसे सारी कहानी समझ आ गई थी और उसका खून गुस्से से खौलने लगा। एक लम्हे की देरी किए बगैर वो उसके सिर पर पहुंचा और उसका बाजू पकड़कर उसे झटके से बिस्तर पर उठाकर बिठा दिया। वो जो इस सब के लिए दिमागी तौर पर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, खाली खाली नज़रों से सामने खड़े उस जल्लाद की ओर देखने लगी जिसने पिछले 12 दिनों से उसे इस जगह का कैदी बनाकर रखा हुआ था। वो उस इंसान को आज पहली बार देख रही थी। बेशक वो बहुत ही खूबसूरत और जादू भरी पर्सनालिटी का मालिक था, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था, लेकिन वो रिया चौहान के लिए एक खौफनाक हकीकत से कम नहीं था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पेंटिंग को हाथ लगाने की? उसकी बात सुनकर रिया ने बेसख्ता अपनी जम्हाई रोकी और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर मेरी मर्जी के बिना लाने की? वो उससे वाकई इम्प्रेस हुआ था। 12 दिनों के बाद उसने अपनी जुबान खोली थी और वो वाकई अब एक इंस्पेक्टर की बेटी ही लग रही थी। भगवान का धन्यवाद करो और मेरा भी कि मैं तुम्हें उस बूढ़े आदमी से बचा लाया हूँ, वरना तुम्हारा बाप तो न जाने कब का तुम्हें उस बूढ़े के हवाले कर चुका होता। और वो बूढ़ा अपनी हवस की आग में अपनी बात उसने अधूरी छोड़ी थी, जबकि रिया तड़प उठी। खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ भी गलत कहा। मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि तुम अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। निश्चय बेड पर एक घुटना रखते हुए जरा सा उसके ऊपर झुका था। अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जिस मकसद के लिए मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ वो मकसद तो अभी तक अधूरा है। सोच रहा हूँ कि आज सजा के तौर पर वो मकसद भी पूरा कर दूँ। ये कहकर वो उसकी ओर थोड़ा सा और बढ़ा और उसके ऊपर झुक गया। रिया एकदम घबरा गई। उसकी सांस बुरी तरह से फूलने लगी। उसने निश्चय के सीने पर हाथ रखा और उसे पीछे की ओर हटाने लगी, मगर वो बहुत भारी था। वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। प्लीज़ दूर हो जाओ मुझसे, मेरे करीब मत आओ, मुझे तुमसे घिन आ रही है। उसने ये शब्द कहे थे कि निश्चय का नॉर्मल गुस्सा एकदम से फिर से तेज हुआ था। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे सामने? तुम पूरी तरह मेरे रहमो करम पर हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने रंग में रंग लूँ, अपनी छाप तुम्हारे इस खूबसूरत वजूद पर छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। एक तो मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर इज्जत के साथ रखा हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, वरना जो गलती तुम्हारे बाप ने की है उसके बदले तो मुझे तुम्हें जान से मार कर किसी ऐसी जगह पर जहाँ से तुम्हारा नामो निशान तक ना मिले। वो खौलते हुए बोल रहा था। उस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। वो कोई शैतान मालूम हो रहा था और उसे देखकर रिया का वजूद हौले हौले कांपने लगा। पिछले 12 दिनों से वो उसकी कैद में थी। वो खुद को यही समझाती आई थी कि अब वो उसके सामने नरम नहीं पड़ेगी, वो उसके सामने आंसू नहीं बहाएगी, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। मगर निश्चय के गुस्से के सामने वो फिर से बेबस हो गई थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ जमीन पर पड़ी उसी पेंटिंग के करीब ले आया था। तुम्हें पता भी है ये पेंटिंग कितने की है? उसकी बात सुनकर वो सहमी हुई नज़रों से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। 3 करोड़ की है ये पेंटिंग। जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम इतने पैसे अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। उसने बाकी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी, बल्कि उसने सोचा भी नहीं था कि ये मामूली सी पेंटिंग इतनी महंगी होगी। उसे आज अंदाज़ा हो रहा था कि निश्चय मल्होत्रा पेंटिंग्स और तस्वीरों का कितना बड़ा दीवाना है। रिया मैडम, अब तुम खुद ही सारे पैसे पूरे करोगी। अब तुम मुझे पूरे 3 करोड़ ला कर दोगी। चलो मैं तुम्हारे लिए ये काम आसान कर देता हूँ। जिस दिन तुम इस पेंटिंग के पैसे पूरे करने में कामयाब हो गई उस दिन तुम यहाँ से जा सकती हो, मगर उससे पहले तक तुम मेरे पास ही रहोगी। अगर तुमने इस हवेली से एक कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं भगवान की सौगंध उठाकर कहता हूँ, न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। तुम लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन लूँगा और तुम लोगों का वो हाल करूँगा कि पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी सीख बनकर रह जाओगी। रिया की हालत ऐसे थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, और अब उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। बस आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। ये तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब तुमने मेरी पेंटिंग ख़राब करने का इरादा किया था। आप मुझे ये बातें बता सकते हैं कि मैं ये पैसे कहाँ से कमा सकती हूँ?
क्या मैं आपके लिए कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिसके बाद मेरी गलती माफ़ हो जाए? वो जल्दी से उसके सामने आकर खड़ी हुई थी और अपने आंसू साफ करते हुए उससे पूछने लगी। थोड़ी देर तक वो लड़की जो उसे आंखें दिखा रही थी अब उसके सामने नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। वो जो थोड़ी देर पहले तक निश्चय को तकलीफ पहुंचाने का इरादा भी रखती थी, अब खुद उसके सामने किसी कठपुतली की तरह पेश हो रही थी। तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा, वो लापरवाही से कंधे उचकाकर बोला था। क्या मतलब है इस बात का? उसने हैरानी से निश्चय के चेहरे की ओर देखा। मतलब साफ है, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूँ तुम्हें वो सब कुछ करना होगा, और जिस दिन तुमने मेरे हुक्म को मानने से इनकार किया उस दिन तुम्हारी सज़ा नए सिरे से शुरू हो जाएगी। तुम्हें मेरे साथ लगभग 1 साल का वक्त गुजारना होगा, और इस 1 साल में तुम्हें हर वो काम करना होगा जिसके लिए तुम्हें मैं कहूँगा। आप मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हैं? उसने हैरत और तकलीफ के मिले जुले हाव भाव से पूछा, तो वो मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए बोला, हाँ बिल्कुल मेरी जान, मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूँ और आपको ये बोल दूँ कि आप बेशक मेरे परिवार को तबाह कर दें, तो वो उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए सवाल पूछ रही थी। मुझे पता चला है कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है जो लगभग 17 साल की है, और वो तुम जैसी ही खूबसूरत है। क्या तुम ये चाहोगी कि मैं तुम्हारी छोटी बहन के साथ? इससे पहले कि वो कुछ और कहता वो तेजी से बोल पड़ी, नहीं प्लीज़, भगवान के लिए ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दैट्स लाइक माई गुड गर्ल, ये कहकर उसने रिया के बालों को बिखेर दिया। वो जिस तेज़ी से कमरे के अंदर आया था उतनी ही तेज़ी से बाहर निकल गया था। हे भगवान मेरी मदद करो। वो ज़मीन पर बैठ गई और अपने भगवान से प्रार्थनाएं करने लगी। उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ 20 साल की एक छोटी सी लड़की थी जिसके अपने कई सपने थे और उसने उन सपनों को पूरा करना था, लेकिन वो एक दरिंदे के चंगुल में फंस गई थी। वो आदमी उससे लगभग उम्र में 10-11 साल बड़ा लग रहा था। मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? वो घबराई हुई आवाज़ में अपने बाल खींचते हुए बड़बड़ाने लगी। उसके पापा एक ईमानदार पुलिस अफसर थे, इसलिए उसने एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया जहाँ मुश्किल से ही उसकी ज़रूरतें पूरी हो पाती थीं। फिलहाल वो जिस महल जैसी हवेली में थी उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था, और ना ही उसे इन सब चीज़ों का कोई लालच था। उस कैद में उसका दम घुट रहा था, और अब जो एक बहुत बड़ी गलती उसने कर दी थी उसका अंजाम तो उसे भुगतना ही था। क्या वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करेगा? ये ख्याल जैसे ही उसके मन में आया वो झट से सिर हिलाकर खुद को समझाने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे ऐसा कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। वो खुद को तसल्ली दे रही थी, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। आखिरकार उसने अपना सिर दोनों हाथों में दबा लिया और ज़मीन पर बैठकर सिसकने लगी। निश्चय मल्होत्रा जो अपने कमरे में बैठा हुआ रिया के कमरे में लगाए गए कैमरों से सब कुछ देख रहा था, उस लड़की को रोता देखकर एक पल को उसका दिल तेजी से बेचैन हो उठा, मगर अगले ही पल उसने खुद को पत्थर बना लिया। वो इतना कमज़ोर नहीं था कि एक लड़की के सामने घुटने टेक दे, और ना ही वो खुद को उसके सामने बेबस दिखाना चाहता था। वो अंडरवर्ल्ड डॉन था और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी। वो कैसे एक साधारण लड़की के सामने हार मान सकता था? उसने खुद को याद दिलाया और लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। सुरेश, जो थोड़ी दूर खड़ा अपने साहब की हालत देख रहा था, अपनी मुस्कान दबाते हुए अचानक बोल पड़ा, सर, क्या मेरे लायक कोई काम है? नहीं, फ़िलहाल यहाँ से जाओ, जब ज़रूरत होगी तो बुला लूँगा, उसने बेजारी से कहा। इस समय उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लग रहा था। साहब जी, अगर आप कहें तो हम इंस्पेक्टर विक्रम को कॉल कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उनकी बेटी हमारे पास है। इसके बाद हम उनसे अपने सारे काम आसानी से निकलवा सकते हैं। सुरेश अब की बार थोड़ा गंभीर हो गया था। निश्चय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खबरदार, जो किसी ने उस इंसान को कॉल की, मैं उसकी जान ले लूँगा। उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसकी बेटी मेरे कब्जे में है। मगर सर, उसे हमने इसी इरादे से तो उठाया था कि हम उसके बाप से अपने फ़ायदे के काम निकलवाएंगे। तू बॉस है या मैं? वो खूंखार नज़रों से उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। सुरेश ने बेमन से अपनी नज़रें झुका लीं, लेकिन उसके होठों पर अब भी मुस्कान थी। उसे जो बात पक्की करनी थी वो तो हो ही चुकी थी। उसका बॉस एक 20 साल की लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो चुका था। वो इंसान जो कहता था कि उसे कोई चीज़ हरा नहीं सकती, कि उसकी कोई कमजोरी नहीं है, आज वो एक लड़की के सामने बेबस होता हुआ दिखाई दे रहा था। जी सर, जी आप ही मेरे बॉस हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा।
ये कहकर उसने अपनी गर्दन झुकाई और तेजी से कमरे से बाहर निकलता चला गया। अगले दिन निश्चय मल्होत्रा ने अपने घर में अलग अलग लोगों की एक मीटिंग रखी थी, जिसमें कुछ गैंगस्टर थे और कुछ बड़े बड़े अफसर। ये सारे लोग गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे और इन सबका लीडर निश्चय ही था। ये मीटिंग घर के बेसमेंट में रखी गई थी और किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि इस मीटिंग के पीछे निश्चय मल्होत्रा का एक बहुत बड़ा खतरनाक इरादा छिपा हुआ था। रिया, जो आधी रात को पानी पीने के इरादे से बाहर आई थी, उसने निश्चय की सारी बातें सुन ली थीं। मीटिंग मेरे ही घर पर रखी जाएगी और तुम लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मीटिंग में मैं कुछ ख़ास पॉइंट तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। बहुत ख़ास मीटिंग है। ये रिया के कान खड़े हुए थे ये सब सुनकर। आखिर किस तरह की मीटिंग है? और अब उसके भीतर एक बार फिर जिज्ञासा भर गई थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर किस तरह की मीटिंग है और यहाँ क्या हो रहा है। दोपहर के 12 बजे का समय था। निश्चय लोगों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था, जबकि रिया बहुत ही सावधानी से बेसमेंट की ओर बढ़ी थी। नीचे बेसमेंट में सामने ही एक गार्ड खड़ा था। वो गर्दन ऊंची करके उसके सामने जाकर खड़ी हुई। बीबी साहिबा, आप? उसे देखकर वो घबरा गया। आप यहाँ से चली जाइए, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। होश में तो हो? तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? भूल गए हो कि मैं तुम्हारे साहब की मोहब्बत हूँ? अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये वही गार्ड था जिसके दोस्त ने एक बार रिया पर हाथ उठाया था और फिर निश्चय ने उसका जो हाल किया था, उसके बाद वो भी डर गया था। बीबी साहिबा, भगवान के लिए साहब से शिकायत मत कीजिएगा। दरअसल साहब ने कहा था कि मैं यहाँ कमरे में किसी को भी आने की इजाज़त ना दूँ, इसीलिए मैं आपको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मेरी मजबूरी समझी बीबी साहिबा। वो गार्ड बेचारा अजीब दोराहे पर खड़ा था। अंदर जाने देता तब भी फंसता, न जाने देता तब भी उसकी मौत थी। वो बाहर से आने वाले लोगों की बात कर रहे थे। मैं तो इसी हवेली में रहती हूँ और कल साहब से इस बारे में मेरी बात भी हुई थी। अब जल्दी से सामने से हटो। वो उस पर रौब झाड़ रही थी। न चाहने के बावजूद वो पीछे हट गया था। रिया ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि वो तो बाहर से लॉक था। उसने फिर से गार्ड को आवाज़ लगाई थी, ये दरवाज़ा खोलो। वो फिर से आज्ञाकारी बनकर पलटा और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। अब तुम यहाँ से जाओ और ये चाबी मुझे दे दो। रिया उसे वहाँ से रवाना कर चुकी थी। उसने दरवाज़ा हल्का सा खोला। निश्चय की नज़र अचानक उस दरवाजे पर पड़ी। वो एक बेहद शातिर और चालाक इंसान था, जो उड़ती चिड़िया के भी पर गिन सकता था। अगर कहीं भी कोई भी असामान्य गतिविधि होती तो उसे तुरंत पता चल जाता था। वो इसी सोच में था कि गार्ड का उस कमरे में क्या काम। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पहुँचता, राम सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। मैंने लड़कियों के ट्रक को तैयार कर दिया है। अब तुम्हें किसी तरह पुलिस को अपने साथ मिलाना है ताकि हम ट्रक को दूसरे देश भेज सकें। राम सिंह ने गहरी नज़रों से निश्चय मल्होत्रा को देखते हुए कहा था। राम सिंह की बात सुनकर निश्चय मल्होत्रा ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और आदर सम्मान भरे लहजे में बोला, आप हमसे अनुरोध न किया करें, बस आदेश दिया करें। आपका हर हुक्म सिर आँखों पर। वो जानबूझकर उसे लुभा रहा था। अरे निश्चय जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से तो मैं आपका दीवाना हो गया हूँ। आप हमारे नेता हैं, लेकिन आपने कभी भी हमें ये महसूस नहीं होने दिया। राम सिंह उसी के अंदाज में बोला, लेकिन राम सिंह के होठों पर कितनी शातिर मुस्कान थी, ये सिर्फ निश्चय मल्होत्रा ही महसूस कर सकता था। रिया जो बाहर खड़ी थी, ये बातें सुनकर उसका खून खौल उठा। एक पल की देर किए बिना वो कमरे में दाखिल हो गया। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, और ये भी नहीं जानती थी कि उस टेबल पर कौन कौन और कितने लोग बैठे हैं। उनमें से आधे ज़्यादा तो निश्चय मल्होत्रा के दुश्मन हैं, जो उसकी कमजोरी का पता लगाना चाहते हैं। लेकिन इतने सालों के बावजूद कोई भी उसकी कमजोरी जानने में कामयाब नहीं हो पाया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। बड़ी बड़ी सुरमई आंखों वाली और दमकती रंगत वाली वो लड़की हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी थी। अब तक उन्होंने इस हवेली में किसी महिला को नहीं देखा था और ना ही निश्चय को ऐसा इंसान समझा था। लेकिन आज निश्चय की हवेली में एक खूबसूरत जवान लड़की का होना वहाँ मौजूद लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक भर चुका था और निश्चय उनके चेहरे के हाव भाव अच्छे से भाप गया था। अचानक उसकी नज़र राम सिंह पर उठी थी, जिसके चेहरे के हाव भाव एक पल में ही बदल गए थे, लेकिन उसने जाहिर नहीं होने दिया। उसे रिया पर सख्त गुस्सा आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी और इसी वक्त जाओ यहाँ से। निश्चय गुस्से से अपनी जगह से उठा और रिया को बाहर जाने का इशारा किया। मैं कहीं नहीं जाऊँगी।
तुम जैसे घटिया गिरे हुए इंसान का चेहरा मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। अपनी बिजनेस के आड़ में तुम कौन सा घिनौना खेल खेल रहे हो, मैं ये सारी सच्चाई दुनिया वालों को बताऊंगी, रिया ने जवाब दिया। रिया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कमरे में जाओ, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। उसने खुद को काबू में रखने की कोशिश की, मगर वो बेकाबू हो रही थी। वो उसके चरित्र पर वार कर रही थी और उन लोगों के सामने उसे नीचा दिखा रही थी जिन पर वो राज करता था। निश्चय, क्या ये तुम्हारी छोटी बहन है? वहाँ मौजूद एक आदमी ने अचानक पूछा तो निश्चय ने पीछे पलटते हुए गुस्से से उसका गला पकड़ लिया। जिस लड़की के लिए वो अपने दिल में फीलिंग रखने लगा था, उसके बारे में इन शब्दों को सुनना उसे गवारा नहीं था। उसने अपनी पकड़ उसकी गर्दन पर मजबूत की थी और उसकी आंखें बाहर निकलने को हुई थीं। जब किसी चीज़ के बारे में पता ना हो तो अपनी जुबान को काबू में रखा करो। उसके इस बर्ताव ने वहाँ बैठे सभी लोगों को ये साफ इशारा दे दिया था कि वो लड़की उसके लिए क्या मायने रखती है। जबकि राम सिंह मुट्ठियाँ भींचकर खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा था। वहाँ बैठे हुए मर्दों ने एक दूसरे की ओर रहस्यमय अंदाज में देखा था, जैसे कह रहे हों कि सबसे अच्छा माल तो निश्चय ने अपने घर में छुपा कर रखा है। सबके चेहरों पर दबी दबी मुस्कान थी। रिया, जो उन सबके बीच के इशारों को समझ चुकी थी, उसने जल्दी से मेज पर रखा पिस्टल उठा लिया। निश्चय को धमकी देते हुए बोली, मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में अच्छे से जान गई हूँ। तुमने मुझे भी इसीलिए इस हवेली में कैद करके रखा है ना, ताकि वक्त आने पर तुम मेरा भी सौदा। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम मेरे पास आए तो भगवान की कसम मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन अपने आप पर कोई गंदी नज़र भी नहीं पड़ने दूंगी। उसे उस आदमी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इससे पहले तो वो सिर्फ निश्चय मल्होत्रा से डरती थी, लेकिन आज उसे उससे घिन भी आ रही थी। उसे डर था कि कहीं निश्चय उसे भी उन्हीं लड़कियों की तरह दूसरे देश में ना भेज दे। एक लड़की के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी जान भी दे जाती है, और रिया भी उन्हीं लड़कियों में से थी। जबकि रिया के हाथ में देखकर निश्चय का दिल धक से हुआ था। उसका निशाना अपनी कनपट्टी की तरफ था और निश्चय मल्होत्रा को अपनी जान अटकती हुई महसूस हुई थी। देखो, वो नीचे रख, वो खेलने की चीज़ नहीं है, निश्चय मल्होत्रा ने उसे छोटे बच्चों की तरह पुचकारते हुए कहा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये खेलने की चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। ये कहने की देर थी कि वहाँ बैठे सभी लोग वोटिंग करने लगे। निश्चय को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही जानता था कि उसने खुद पर किस तरह काबू रखा था, वरना आज से पहले तक उसने कभी किसी की बेवजह बात बर्दाश्त नहीं की थी। वो उसी वक्त उसे सबक सिखा देता था। अगर वहाँ उसकी जगह कोई और होता तो शायद उसे जान से भी मार देता, लेकिन अब सामने उसकी कमजोरी खड़ी थी। देखो, वो नीचे रख दो, वो तुम्हारे खेलने की चीज़ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नुकसान हो जाए। वो बहुत ही नरमी से कह रहा था, साथ ही साथ वो छोटे छोटे कदमों से उसकी ओर बढ़ भी रहा था। खबरदार, जो तुम मेरे पास आए मैं इसे चला दूंगी, वो चिल्लाते हुए बोली। उसकी हालत अजीब सी हो गई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये इंसान इतना नीच होगा उसने सोचा भी नहीं था। रिया, मैं कह रहा हूँ ना, उसे नीचे रख दो, वरना तुम। मैं नीचे नहीं रखूँगी, वो फिर से चिल्लाई थी। और ख़बरदार, जो तुम मेरे करीब आए। इससे पहले कि वो कुछ और कहती या कुछ करती, पीछे से गार्ड ने आकर उसे बाजू से पकड़कर झटक दिया था और पिस्टल उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर गया। निश्चय उसके पास पहुंच गया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिरती। इससे पहले ही निश्चय ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। दूर रहो मुझसे, हाथ भी मत लगाओ, गंदे इंसान। रिया ने उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन थप्पड़ इतना तेज था कि वो उसकी बाहों में ही बेहोश हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अंदर लाने की? अब वो अपने गार्ड पर चिल्ला रहा था। साहब जी, मुझे माफ़ कर दो। छोटी बीबी साहिबा कह रही थी कि अगर मैंने उन्हें अंदर न भेजा तो वो आपको शिकायत कर देंगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? उसने बेबस होकर अपने बालों में हाथ फंसाया। राम सिंह, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए पूछने लगा, तुम उससे मोहब्बत करते हो? आप लोगों का उससे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप लोग यहीं रुकें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम इस विषय पर बात करेंगे। सपाट अंदाज में कहकर उसने रिया को अपनी बाहों में संभाला और कमरे की ओर चल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे इस लड़की को लेकर डर लग रहा था। ये तुमने क्या कर दिया रिया? तुमने अपने साथ साथ मुझे भी बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। उसने उस लड़की के चेहरे को देखते हुए बेचारगी से कहा। जब तक वो उसके दुश्मनों की नज़रों से दूर थी तब तक वो निश्चिंत था,
तब तक वो जानता था कि रिया की जान को कोई खतरा नहीं, मगर अब सभी को पता चल गया था और न जाने कितनों को और पता चलने वाला था कि उसने अपनी हवेली में एक लड़की को रखा हुआ है जिस पर वो अपनी जान तक निछावर करने को तैयार है। जब रिया को होश आया तो एक अंधेरे कमरे में थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे हैरत का एक झटका लगा था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर टेप लगी थी। उसने अपने आप को रस्सियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ बहुत मजबूत थी। बेबसी से वो जोर जोर से हिलने लगी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे मामलों में दखलंदाजी मत करना। अचानक ही उसे उस मर्द की आवाज़ सुनाई दी। वो एक पल के लिए अपनी जगह पर जमी रही और फिर जोर जोर से सिर से नकार की मुद्रा में हिलाने लगी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। निश्चय मल्होत्रा ने एक झटके से उसके मुंह से टेप हटा दी। उसे दर्द का तेज एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और नफरत से बोली, मुझे तुम जैसे इंसान से गहरी नफरत है। मैं तुम्हें अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। तुम्हें किसी लड़की की इज्जत खराब करने की अनुमति नहीं दूंगी। आखिर तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? देखो लड़की, तमीज़ से बात करो। भूलना मत कि इस वक्त तुम मेरी पहुंच में हो। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। वो उसके पास बैठते हुए उसका चेहरा अपने हाथों से दबाते हुए बोला, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से डर नहीं लगता। मुझे अपने भगवान पर यकीन है। मुझे पता है मेरा भगवान मुझे कभी बेइज्जत नहीं करेगा। भगवान क्या करेगा और क्या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो अपनी ये फिजूल बातें बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने हिम्मत कैसे की उस कमरे में दाखिल होने की। उसकी बातों को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए निश्चय उसकी आंखों में सीधे देख रहा था और उसी समय उसके मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा था जिसमें सामने एक लड़की नज़र आ रही थी जिसके साथ 3 आदमी खड़े थे और वो रो रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिया की छोटी बहन थी। क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो रिया डार्लिंग? निश्चय की बात सुनकर वो बेबस होकर डरी हुई निगाहों से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। इसे छोड़ दो प्लीज़, इसे छोड़ दो। नहीं मेरी जान, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जब तक तुम्हारी जिद और तुम्हारी खुदगर्जी का बदला न ले लूँ तब तक इसे कहीं भी नहीं जाने दूंगा। देखो, मैंने तुम्हारे हुक्म की अवहेलना की है ना, तो जो कुछ करना है मेरे साथ करो, पर भगवान के लिए मेरी बहन को कोई भी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। रिया जान, मैंने एक बार पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी और समझाया था कि मेरे मामलों से 100 फीट दूर रहो, पर तुमने उस वक्त मेरी नहीं सुनी। अब देखो कि मैं उसका क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर चला गया। निश्चय किसी को शारीरिक तकलीफ नहीं पहुँचाता था। वो इस बात का पूरी तरह विरोधी था। वो अगले इंसान को मानसिक तकलीफ देता था और इसमें वो बहुत माहिर था, चाहे वो उसका अपना करीबी क्यों ना हो। निश्चय जानता था कि अब रिया सारी रात इसी तकलीफ में गुजार देगी। उसका दिमाग हर पल अपनी बहन की तरफ लगा रहेगा। हजारों तरह के शक और ख्याल उसे परेशान करते रहेंगे, जिसकी वजह से वो बेचैन रहेगी। और निश्चय मल्होत्रा को यकीन था कि वो फिर कभी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगी। वहाँ से बाहर निकलने के बाद उसने फ़ोन उठाया। उस लड़की को जहाँ से उठाया था वहाँ इज्जत से छोड़ कर आओ। उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ मत पहुँचाना। सुरेश उस वक्त वर्षा के करीब खड़ा था। वो 17 साल की एक मासूम सी लड़की थी, मगर वो अपनी उम्र से थोड़ी बड़ी ही लगती थी, शायद उसके चेहरे के तीखे नैन नक्श की वजह से। तुम्हारी उम्र क्या है? वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा और उसके चेहरे की ओर देखते हुए प्यार से पूछने लगा। मैं 17 साल की हूँ, उसने मासूमियत से जवाब दिया। हे मेरे भगवान, जो लड़की मुझे पसंद आती है वो एक छोटी सी बच्ची क्यों निकलती है? ये बात उसने ऊंची आवाज़ में कही थी, जबकि वर्षा ने गुस्से से सुरेश को घूरा था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? कुछ नहीं, चलो चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आप वाकई मुझे मेरे घर छोड़ देंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मुझे लगा था मेरी बहन की तरह मुझे भी गुमशुदा कर दिया जाएगा। उसने मासूमियत से सिर झुकाते हुए कहा। मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा, लेकिन 3 साल बाद, जब तुम 20 साल की हो जाओगी। आप उस वक्त क्यों मेरे पास आएंगे? क्या आप मुझे फिर से अगवा कर लेंगे? वो उसी मासूमियत से बोली और सुरेश को बेइंतहा उस पर प्यार आया। लबों पर एक हल्की सी मुस्कान आई जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखा। नहीं, उस वक्त मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेने आऊँगा। उस वक्त तुम्हें किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी और न कभी तुम्हें खुद से दूर होने दूंगा। मजबूत लहजे में वो ये कहता हुआ उसे गाड़ी में बिठा चुका था, जबकि वर्षा उसकी बातों को समझते हुए भी अनजान बन चुकी थी।
बराबर में बैठा सुरेश रंधावा उसके दिल की धड़कनें तेज कर चुका था। वो उसे उसके घर के सामने ड्रॉप करके चला गया। जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुई तो इंस्पेक्टर विक्रम बेचैनी से भागते हुए उसके पास आए और उसे अपने सीने से लगा लिया। करीब ही प्रियंका जी रो रही थीं, जिनकी एक बेटी पहले ही लापता थी और दूसरी बेटी को भी न जाने किसने सुबह के वक्त घर से उठा लिया था। अब उसे फिर से अपने सामने देखकर उनकी जान में जान आई थी। आप प्लीज छोड़े मेरी बच्ची को, अब ये सब कुछ आपकी वजह से है। आपकी अपनी बेटी की ज़िंदगी खतरे में है। आप मेरा यकीन माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ आपके दुश्मन कर रहे हैं ताकि वे आपको डराएं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप उनकी नहीं मान रहे? देखो प्रियंका, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं इस फील्ड में आया था तब मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने देश के साथ वफादार रहूँगा और अपने देश के साथ साथ किसी भी तरह की गद्दारी नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे अगर अपना पूरा परिवार भी कुर्बान करना पड़ा तो मैं कुर्बानी दूंगा। ये तो फिर एक बेटी है और ये बात तुम अपने दिमाग में जितनी जल्दी बिठा लो तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, उन्होंने बहुत ही मजबूत लहजे में कहा। वहीं प्रियंका जी हैरानी और चिंता के मिले जुले हाव भाव से उस इंसान को देख रही थी जो अपने देश के लिए हर हद से गुजरने को तैयार था। काश मेरी कोई औलाद न होती, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। इंस्पेक्टर विक्रम ने उनकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और कमरे की ओर बढ़े। जब वो पीछे हटे प्रियंका जी ऊंची आवाज़ में बोली, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपका दिल तो पत्थर का है। मुझसे पूछो, मैं एक माँ हूँ। मेरा दिल हर वक्त खून के आंसू रोता है, हर वक्त अपनी बेटी के लिए बेचैन रहता है। न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। ये कहकर वो सिसकती हुई ज़मीन पर बैठ गई। इंस्पेक्टर विक्रम कमरे में गए और थके हुए अंदाज में अपने बिस्तर पर बैठ गए। उनके दिमाग में उस वक्त सिर्फ और सिर्फ निश्चय मल्होत्रा का नाम गूंज रहा था, जिसने आज से लगभग 2 हफ्ते पहले ही उन्हें कॉल लगाई थी और उनसे ये केस ख़त्म करने की बात कही थी, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम ने साफ इनकार कर दिया था। ये काम उनकी ईमानदारी के खिलाफ था और वो कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते थे। तब निश्चय मल्होत्रा ने उन्हें धमकी देते हुए कहा था, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता हूँ। राम सिंह से किया हुआ सौदा वापस ले लो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन विक्रम चौहान ने भी कह दिया कि जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। न जाने उनके दिमाग में क्या आया कि उन्होंने उसी नंबर पर आज फिर से कॉल लगा दी जिस नंबर से 2 हफ्ते पहले उन्हें कॉल आई थी। उस वक्त निश्चय नहाकर फ्रेश था और अब शीशे के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था, जबकि रिया बिखरी हुई हालत में उसके पीछे बैठी थी और उसे खूंखार निगाहों से घूर रही थी। पिछली पूरी रात उसने रोते हुए चिल्लाते हुए अपनी बहन के लिए दुआएं करते हुए गुजारी थी। इस तरह मुझे मत देखो, वरना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और मेरी मोहब्बत करने का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि तुम भी खुद को मुझसे मोहब्बत करने से रोक नहीं पाओगी। वो एक आंख दबाता हुआ रिया के तन बदन में आग लगा चुका था। वो नफरत से मुंह फेरते हुए कहने लगी, तुम जैसे इंसान से सिर्फ और सिर्फ नफरत हो सकती है, मोहब्बत नहीं। इतने बड़े बड़े बोल इंसान को नहीं बोलने चाहिए कि बाद में इंसान को पछताना पड़े। ये भी तो हो सकता है कि तुम मेरे प्यार में पागल हो जाओ और तुम्हें मेरे अलावा कोई नज़र ही ना आए। वो जैसे उसका मजाक बना रहा था या फिर वो सीरियस था, रिया इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाई। उसी वक्त निश्चय का फ़ोन बजा। सामने आने वाले नंबर को देखकर उसके होंठों पर एक मुस्कान फैल गई। फ़ोन पर विक्रम इंस्पेक्टर जगमगाता हुआ नजर आया था। देखो, तुम्हारे पापा की तरफ से मुझे कॉल आई है, मगर मुझे हैरानी है कि उसने इतनी देर से मुझे फ़ोन क्यों किया। उसे तो बहुत पहले मुझे कॉल कर लेनी चाहिए थी। अपने पापा के बारे में सुनकर वो तेज़ी से उठी और भागती हुई उसके पास आई। वो उसके हाथ से मोबाइल लेना चाहती थी कि निश्चय ने जल्दी से अपना हाथ ऊपर उठा लिया। वो छोटे बच्चों की तरह उछल रही थी और उसकी मिन्नतें कर रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए कभी अपना फ़ोन वाला हाथ हवा में लहराता तो कभी दूसरे हाथ में। उसे न जाने क्यों रिया को तंग करते हुए मजा आ रहा था। थक हार कर वो वहीं बेड पर बैठ गई। तुम बहुत ही ढीठ और गंदे इंसान हो। सुनो लड़की, सोच समझ कर बात किया करो मुझसे। आखिर को तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मुझसे बदतमीजी मत किया करो। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगी? मर जाऊँगी, लेकिन तुम जैसे घटिया और गिरे हुए इंसान से शादी। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, निश्चय ने उसे आंखें दिखाई तो वो फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। माफ़ कर दो, गलती हो गई, उसने मुंह बनाते हुए बहुत ही अजीब अंदाज में कहा। निश्चय जितना मर्जी जालिम था और चाहे जितनी मर्जी मानसिक तकलीफ़ क्यों न देता हो, मगर आज तक उसने कभी रिया की अनुमति के बिना उसे हाथ नहीं लगाया था, बल्कि उल्टा वो उसका ख्याल रखता था और कोशिश करता था कि उसे किसी भी चीज़ की कमी ना हो।
फ़ोन की रिंगटोन बजते बजते बंद हो चुकी थी और निश्चय मल्होत्रा धीरे से रिया के करीब हुआ था। वो बेड के किरौन से चिपक गई थी। दूर रहो मुझसे, जब करीब आया तो पूरी तरह से आऊँगा और इस अंदाज में आऊँगा कि तुम्हारी धड़कनों में एक शोर मचा दूंगा। वो आंखों में शरारत लिए बोला था और रिया के पीछे पड़ा रुमाल उठाकर उससे उसके दोनों हाथ बांध दिए, क्योंकि उसको पूरा यकीन था रिया गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगी। और रिया बेबसी से उसे देखकर रह गई थी, जबकि उसके सर पर हल्की सी चपत मारते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। रात के वक्त रिया आधी नींद में थी और आधी जाग रही थी जब निश्चय दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। वो करवट लिए अपने बंधे हुए हाथ सर के नीचे रखे सो रही थी। सोते हुए वो सीधा निश्चय के दिल में उतर गई थी। उसे कब पता था कि अनजान लड़की उसके दिल पर यूं कब्जा जमाकर बैठ जाएगी। वो तो उसके बाप से बदला लेने के लिए उसे ज़बरदस्ती लेकर आया था। इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी बात न मानने की सज़ा देना चाहता था, लेकिन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो खुद को ही सज़ा दे बैठा था। वो धीरे से उसके करीब हुआ और गालों पर बिखरे बाल उसने बहुत धीरे से हटाकर कान के पीछे किए थे। फिर उसने बहुत ही धीरे से उसके हाथ खोले और फिर जिस जगह पर निशान थे उसने उस जगह पर बहुत ही नरमी से अपने होंठ रखे थे। बहुत ही प्यार के साथ उसने रिया के ऊपर कंबल ठीक किया और उसके माथे पर प्यार देते हुए बहुत ही प्यार से बड़बड़ाते हुए बोला, तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, तुम्हें मैं किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। और रिया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो उस वक्त जाग रही थी और अपने पूरे होशो हवास में थी, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े उस जालिम इंसान को देख सके। दूसरी तरफ उसके कांपते हुए होठों को देखकर वो भी अंदाज़ा लगा चुका था कि वो उसकी सारी बातें सुन चुकी है। उसने रिया को और ज़्यादा तंग करना जरूरी नहीं समझा और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वो अपनी जगह पर उठ बैठी थी, माथे पर हाथ रखे जहाँ पर निश्चय के होठों का स्पर्श अभी भी महसूस हो रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। आखिर वो इंसान मुझसे चाहता क्या है, उसने खुद से सवाल किया, मगर उसका जवाब तलाश नहीं कर सकती थी जब तक कि निश्चय मल्होत्रा अपने मुंह से कुछ न बोल दे। चीख चीख कर फ़ोन आज फिर से बंद हो गया था। वो बेचारगी से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। सिर्फ एक बार मेरी पापा से बात करा दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुमसे फिर कोई इच्छा नहीं करूँगी। वो मासूम चेहरा बनाते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारे वादे भी चाइना माल की तरह होते हैं, हर बार ही मुझसे वादा करती हो और हर बार ही तोड़ देती हो। तुम्हारे वादे ज़्यादा देर तक नहीं चलते। वो उस पर अपनी गहरी नज़रें जमा कर बोला था। शर्म की वजह से उसके गाल लाल हो गए, मगर जानती थी कि फ़िलहाल जवाब देने का और बदतमीजी करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसका काम सिर्फ निश्चय मल्होत्रा ही कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करवाने को तैयार हूँ। उसने दोबारा से नंबर डायल किया। दूसरी तरफ विक्रम साहब ने जल्दी से कॉल उठाई। पापा, आप कैसे हैं? अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर उन्हें यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके जलते हुए दिल पर ठंडी फुहार डाली हो और उनके दिल को एकदम ही सुकून मिल गया हो। मेरा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे बताओ कैसी हो और इस वक्त कहाँ पर हो? बात करते करते वो अपनी जगह से उठकर खड़े हुए थे और उनका रुख घर से बाहर की ओर था। दूसरी तरफ निश्चय मल्होत्रा उनकी सारी चालें समझता था। वो उस पुलिस वाले की रग रग से वाकिफ था। वो उसके जज्बात के साथ खेलना चाहता था और उसे भी जहनी तकलीफ पहुंचाना चाहता था। निश्चय मल्होत्रा ने आज जानबूझकर ये नंबर और वो सिम बदली थी। वो देखना चाहता था विक्रम साहब किस हद तक जा सकते हैं, और उसने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। उनका रुख अब पुलिस स्टेशन की ओर था। वो जल्द से जल्द वो नंबर ट्रेस करना चाहते थे। रास्ते में ही उन्होंने अपने दोस्त को कॉल लगाई और उसे वो नंबर लिखवाया। इसके साथ ही वो अब फ़ोन बंद हो गया था। निश्चय ने जल्दी से उसके हाथों से मोबाइल लिया और फ़ोन बंद करके उसे अपने नौकर की ओर उछालते हुए बोला, इसे किसी वीरान जगह पर फेंक दो, लेकिन फेंकने से पहले मोबाइल ऑन रखना। जी साहब जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वो ये कहकर तेज़ी से कमरे से बाहर निकला और रिया गुस्से से निश्चय की ओर मुड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने पापा से बात कर रही थी। अगर तुम और थोड़ी देर तक बात करती तो आधे घंटे के अंदर वो यहाँ पहुँच जाते, और मैं कैसे अपनी प्यारी सी होने वाली बीबी को उस इंसान के हवाले कर सकता हूँ जो तुम्हें मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन कर ले जाएगा। वो मोहब्बत भरे अंदाज में उसके चेहरे की ओर देख रहा था और रिया के दिल की धड़कनें बिखरने लगीं, जिसे उसने तुरंत संभाल लिया और नज़रें झुकाते हुए बोली, मेरे साथ फिजूल बातें मत किया करो। निश्चय गहरी सांस लेकर पीछे हटा और बोला, कुछ भी नहीं, हम बहुत जल्दी अब यहाँ से निकल रहे हैं। क्या मतलब है? हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊँगी।
मुझे अपने पापा के पास जाना है, वो फिर से चिल्लाई। क्या तुमने 3 करोड़ इकट्ठे कर लिए? और वो एकदम ही चुप हो गई। क्या तुम मुझ पर एक एहसान नहीं कर सकते? देखना, भगवान अच्छे काम के बदले तुम्हें बहुत अच्छा फल देंगे। तुम्हें मरने के बाद सीधा स्वर्ग में भेजेंगे। रिया ने जैसे निश्चय मल्होत्रा को लालच दिया था। मगर मुझे तो वो फल दुनिया में ही चाहिए और तुम्हारी सूरत में चाहिए। अगर तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो जाओ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वो सारे पैसे माफ़ कर दूंगा और तुम्हारे पापा को भी इस केस से बाहर निकाल लूँगा। अपने पापा का नाम सुनकर उसने बेइंतहा उसके चेहरे की ओर देखा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कौन से केस की बात कर रहे हो? मेरी प्यारी जान, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत जल्द तुम्हारे पापा को फंसाने वाला हूँ और उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, वो जोर से चिल्लाई थी। और तुम जानती हो कि मैं कुछ भी करने की ताकत रखता हूँ, इसलिए चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुमसे ये बात बहुत ही सीधे अंदाज में करना चाहता था, मगर अब मुझे पता चल गया है कि तुम सीधे अंदाज में बात सुनने की कायल ही नहीं हो। इसीलिए अपने छोटे से दिमाग को समझा लो कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे पापा को बदनाम कर दूंगा। उसने रानी को आवाज़ दी तो वो तेज़ी से कमरे के अंदर दाखिल हो गई। बीबी साहिबा को उनके कपड़े दिए जाएं और इसके अलावा वो सारी ज्वेलरी भी इसे पहना दी जाए जो मैं ख़ास इटली से लाया था। और ये हैरान करने वाला सच था जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में किया था। रिया से मिलने से लगभग 2 हफ्ते पहले ही वो ज़रूरी काम के सिलसिले में इटली गया था। वहाँ सभी गैंगस्टर की मीटिंग थी। वहाँ वो एक शॉपिंग मॉल में घूम रहा था जब उसकी नज़र एक ब्राइडल ज्वेलरी पर पड़ी। वो ज्वेलरी उसे बहुत प्यारी लगी। हीरों से बना वो सेट उसे पहले ही नज़र में भा गया था। उसने सुरेश को वहीं रुकने को कहा और ख़ुद उस दुकान के अंदर दाखिल हो गया। हैरानी की बात यह थी कि वो भी अपने मालिक के पीछे ज्वेलरी की दुकान में चला गया। उसने सेल्समैन से वो सेट पैक करने को कहा तो सुरेश हैरानी से उसके चेहरे की ओर देखते हुए पूछने लगा, सर, ये आप किसके लिए ले रहे हैं? जहाँ तक आपने मुझे बताया है और जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपका तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, निश्चय मल्होत्रा ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। मुझे ये पसंद आ गया है और मेरा लेने का दिल कर रहा है। बस बात ख़त्म। ज़रूरी तो नहीं कि इंसान कोई चीज़ उसी वक्त ले जब उसे किसी को देनी हो। इंसान अपनी खुशी के लिए भी कुछ ले सकता है। और वो चुप हो गया, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट एक पल के लिए भी दूर नहीं हुई थी। जब ये दोनों बाहर निकले तो निश्चय उसे घूरते हुए पूछने लगा, ये तुम किस खुशी में मुस्कुरा रही हो? ज़रा मुझे भी तो पता चले कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना खुश कर दिया है। उसका लहजा तीखा और तंजिया था। अरे सर, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? अगर मैं चुप रहूं तब भी आप मुझे डांटते हैं, अगर मैं हंसूं तब भी आप मुझे डांटते हैं। सुरेश न सिर्फ उसका बचपन का दोस्त था बल्कि उसके सियाह सफ़ेद में हमेशा उसके साथ होता था। उसकी बात सुनकर निश्चय कुछ नहीं बोला। जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे इसी वक्त घर जाना है। आज जब सुरेश ने निश्चय को वो सेट उठाए हुए देखा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, सर, जिसके लिए आपने ये ली थी, आखिर आपको वो इंसान मिल ही गया। निश्चय भी इस बार मुस्कुरा दिया था। थोड़ी ही देर के बाद उसे तैयार कर दिया गया था और रिया आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। आज से पहले निश्चय ने इतना पवित्र और मासूम हुस्न कभी नहीं देखा था। ऊपर से उसके रोने की वजह से लाल आंखें और छोटी सी लाल नाक किसी का भी मन डगमगा सकती थी। रोकर तुम अपने ऊपर नहीं बल्कि मुझ पर जुल्म कर रही हो, निश्चय ने प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए कहा तो वो शिकायत भरी नज़रों से उसके चेहरे की ओर देखने लगी। मुझे आपसे सख्त नफरत है, मैं ये बात जानता हूँ, मगर जल्दी ही तुम्हारी ये नफ़रत मोहब्बत में बदल जाएगी। ये भी हो सकता है कि फिर उस वक्त तुम मुझसे नफ़रत करने पर पछताओ। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं घटिया इंसानों से नफ़रत करने पर कभी भी नहीं पछताती, बल्कि मैं उन इंसानों को अपनी ज़िंदगी से बहुत दूर कर देती हूँ जो मुझे तकलीफ़ देते हैं। छोटी सी लड़की, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। कभी कभी इंसान को अपनी बड़ी बातों का भी हिसाब चुकाना पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वो हिसाब चुका ना पाओ। प्यार से उसके सिर के बाल खराब करता हुआ एक बार वो फिर से बाहर चला गया। उसके सिर्फ कुछ ही रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच ये शादी हुई थी। रिया ने भी ना चाहते हुए हामी भर ली और इसके साथ ही वो रिया चौहान से रिया निश्चय मल्होत्रा बन गई। उसके नाम के साथ ऐसे व्यक्ति का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया जिससे वो नफ़रत की निगाह से देखती थी। हे भगवान, मैं सारी ज़िंदगी उसके साथ कैसे बिताऊंगी, उसने बेइच्छा खुद से कहा था। और उस दिन निश्चय बहुत खुश था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल गई हों। और जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ
तो रिया दुल्हन बनी उसके बेड पर बैठी हुई थी और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि वो उसका इंतजार कर रही थी। लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाए वो उसके सामने बैठा था और बड़े ही प्यार से उसका घूंघट हटाया था। वो कोई 14वीं का चांद लग रही थी। उसके गले में मुंह दिखाई की चैन पहनाते हुए वो हल्के से उसकी मोमी गर्दन को छू गया था और रिया ने कोई भी विरोध नहीं किया था। वो एकदम आराम से बैठी रही थी। निश्चय हैरान हुआ। वो बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर अपने होंठ उन पर रख गया और रिया ने अपनी नज़रें झुका लीं। कुछ भी नहीं बोली थी। कुछ बोलोगी नहीं? नहीं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसने एक छोटा सा जवाब दिया था। वो धीरे धीरे बड़े ही प्यार से उसकी ज्वेलरी उतारने लगा और जब उसके होंठों पर झुका तब भी रिया ने अपना बचाव नहीं किया। वो हैरान होकर उससे दूर हटा था। मुझे तो लगा कि तुम ज्वालामुखी बनी बैठी होगी, जैसे ही मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा फट पड़ोगी, लेकिन तुम इतनी शांत। आई डोंट बिलीव। तो बिलीव कर लें, क्योंकि हाथ पैर चलाने और बचाव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने करना तो वही है जो आपकी मर्जी होगी। अब जब शादी कर ली है तो आप अपना हक लिए बिना पीछे नहीं हटेंगे। रिया ने कुछ रूठे और शांत अंदाज में जवाब दिया था, जबकि निश्चय एक कहकहा लगाकर हंस पड़ा था। या फिर तुम्हारी खामोशी का ये मतलब समझूं कि तुम भी निश्चय मल्होत्रा की संगत के लिए तरस रही हो? मोहब्बत हो गई है मुझसे? वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और रिया का दिल धड़क उठा। हरगिज़ भी नहीं, तुम जैसे इंसान से कभी मोहब्बत हो ही नहीं सकती। अच्छा, फिर मेरे करीब आने पर तुम्हारी पलकें लरज क्यों उठी थीं और तुम्हारे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? निश्चय ने एकदम अपना हाथ उसकी नरम धड़कन पर रखा था, जो धड़क तो पहले ही रही थी, लेकिन निश्चय का हाथ रखते ही और भी तेजी से दौड़ने लगी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जल्दी से उसका हाथ अपने सीने से हटाया था। जानती हो, पहले मैंने यही सोचा था कि तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम मुझसे मोहब्बत न करने लगो, लेकिन अब अपनी एक रात की नई नवेली दुल्हन को तरसता हुआ भी नहीं छोड़ सकता, वरना मुझे पाप लगेगा। उसने झट से आगे बढ़कर रिया को अपनी बाहों में समेटा था। उसके लबों की नरमी चुराते हुए एक हाथ से उसने उसकी डोरियों को खोल दिया था। ब्लाउज नीचे सरका तो निश्चय की दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। वो उसकी खूबसूरती देखकर एक पल में ही बुरी तरह मदहोश हुआ था, जबकि निश्चय की नज़रों को खुद पर महसूस करके रिया ने जल्दी से आगे हाथ बढ़ाते हुए रिमोट से सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया था। उसके इस तरह शर्माने पर निश्चय के लबों को हल्की सी धीमी मुस्कान ने छुआ था। अगले ही पल उसने अपने दहकते नरम होठों से उसकी मुलायम धड़कनों को छूते हुए रिया के अंग अंग में एक मदहोशी भर दी थी। रिया जो खुद को मजबूत करके बैठी थी और जाने कब से खुद को समझा रही थी कि उसे उस इंसान से नफरत है, लेकिन पता नहीं क्यों निश्चय की हर छुअन पर उसका अंग अंग मचल उठा था और न चाहते हुए भी वो निश्चय की बाहों में सिमट गई थी। निश्चय ने मुस्कुराते हुए उस मासूम सी लड़की को खुद में समेट लिया था। उसका काम चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अपने सीने में एक नरम दिल रखता था और उस दिल में रिया की मोहब्बत जोर शोर से अपने पंजे गाड़ चुकी थी। वो पूरी रात अपनी मोहब्बत की बारिशें रिया पर करता रहा। वैसे तो रिया मुंह फुलाए अपनी नाराज़गी दिखाती रही, लेकिन उसकी हर शरारत पर उसके होठों से एक मदहोश सिसकी निकलती थी, जो निश्चय को उसकी रजामंदी का सबूत देती थी कि वो भी निश्चय की संगत में पूरी तरह मदहोश है। वो रात दोनों की ज़िंदगी की एक हसीन रात साबित हुई थी और न चाहते हुए भी रिया अपने चेहरे से निश्चय की दी हुई रंगत के खूबसूरत रंग हटा नहीं पा रही थी। सुबह सुबह उसकी आँख खुली तो रिया उसकी बाहों में ही सो रही थी। तभी कमरे पर दस्तक हुई थी। रिया को आराम से तकिए पर लिटाते हुए वो अपनी शर्ट पहनकर बाहर निकला था, जहाँ उसके कुछ दोस्त खड़े थे जो बहुत ज़रूरी सूचना देने आए थे। वो उन्हें लेकर अपने ख़ास रूम में चला गया था और काफ़ी देर तक उनसे मीटिंग करता रहा। नौकरानी को उसने फ़ोन पर कह दिया था कि मैडम जी उठें तो उन्हें नाश्ता करा देना और मेरे बारे में कह देना कि एक ज़रूरी काम से गए हैं। अपने दोस्तों को विदा करने के बाद जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, सामने का मंजर देखकर उसने अपनी सांस रुकती हुई महसूस की थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। उसका सिर बुरी तरह से चकरा रहा था, जबकि उसके गार्ड जमीन पर घायल पड़े हुए थे। अचानक ही उसे कराहती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो तेजी से वहाँ गया जहाँ सुरेश घायल हालत में जमीन पर पड़ा था। उसने मजबूती से निश्चय का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो निश्चय, मैं मैडम रिया को बचा नहीं पाया। वो जलील इंसान रिया मैडम को लेकर चला गया। वो टूटे फूटे शब्दों में अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था। निश्चय ने उसे तुरंत चुप कराया
और उसे भरोसा देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो सुरेश, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिलहाल उसे सबसे ज़्यादा चिंता सुरेश की थी, जिसने हर मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था, जिसके बूते पर ही वो आज इस मुकाम पर पहुंचा था। निश्चय मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी वफादारी की है और अब तुम्हारा ये वफादार बंदा ही मर रहा है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी का कोई स्थान नहीं होगा। नहीं सुरेश, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ तुम लोगों के साथ किसने किया? निश्चय ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, वो यहाँ पर आया था और निश्चय का बस नहीं चल रहा था कि वो उस इंसान का हिसाब चुकता कर दे। अब तुम देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ। वो अपने इस कारनामे की बड़ी कीमत चुकाएगा। उसे क्या लगता है कि मैं उसे कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? वो नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है। कल रात ही उसने एक छोटी सी चींटी जैसी डिवाइस रिया की गर्दन में फिट की थी, जिसके बाद वो दर्द से कराह उठी थी और चिल्लाते हुए कहा था, ये तुम्हारे प्यार करने का कौन सा तरीका है निश्चय? तो वो मुस्कुराते हुए बोला था, कभी भी तुम मुझसे जुदा नहीं हो पाओगी। यही वो ट्रेसिंग डिवाइस थी जो आज उसके काम आने वाली थी। जेब से फ़ोन निकालकर वो किसी को एड्रेस समझाने लगा। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आ चुकी थी और सुरेश को लेकर चली गई। सुरेश को अस्पताल पहुंचाने के बाद उसने तुरंत कार मंगवाई और उसके साथ ही एक भारी फौज भी मंगाई थी। आज उन्होंने हर हाल में राम सिंह के अड्डे पर पहुंचना था और उसका काम ख़त्म करना था। राम सिंह पहले भी कई गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था और उसकी नज़र रिया पर पहले से ही थी। वो उस दिन मीटिंग में रिया को निश्चय मल्होत्रा की हवेली में देख चुका था और आज उसे मौका मिला था रिया को इस हवेली से अपने साथ वापस ले जाने का, और उसने अपना काम कर दिया था। जब वो वहां पहुंचा तो इंस्पेक्टर विक्रम पहले ही पुलिस फोर्स के साथ खड़े थे। उसे अपनी ओर आते देख इंस्पेक्टर विक्रम की आंखों में खून छलक आया। उनकी बेटी का गुनहगार आज उनके सामने था। उन्होंने जल्दी से पिस्तौल निकाली। इससे पहले कि वो उस पर गोली चलाते, करीब खड़े ऑफिसर ने उन्हें रुकने का इशारा किया और डांटते हुए कहा, रुक जाइए, ये आप क्या कर रहे हैं? सर, निश्चय पर पिस्तौल निकालने की हिम्मत कैसे हुई? निश्चय ने हाथ उठाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया, जबकि इंस्पेक्टर विक्रम का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था। सर, निश्चय, ये शब्द इंस्पेक्टर विक्रम के दिमाग में गूंजने लगे और अपने ससुर साहब की हैरान आंखों में देखते हुए बोला, बहुत जल्दी ही मैं आपको अपनी सारी सच्चाई के बारे में बता दूंगा। फिलहाल हमारे लिए ज़रूरी है कि इस इंसान को पकड़ना और आपकी बेटी को जिंदा और सुरक्षित उसके चंगुल से निकालना। विक्रम साहब समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ समय पहले निश्चय मल्होत्रा उनसे एक गुंडे के रूप में मिला था और आज वो एक पुलिस ऑफिसर के कपड़ों में मौजूद था। राम सिंह के ख्यालों में भी नहीं था कि वो लोग इतनी जल्दी उसकी पहुंच में आ जाएंगे। पूरी बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया गया था। उसके लिए सबसे ज़रूरी यहाँ से निकलना था। उसने अपने एक आदमी को हिदायत दे दी कि यहाँ से निकलने से पहले पहले उस लड़की को मार डाले, मगर वो आदमी खुद ही एक झड़प में मारा गया था। रिया उस वक्त डरी सहमी कमरे में बैठी हुई थी। डर के मारे उसका हाल ख़राब था। उसकी आंखों से तेज़ी से आंसू बह रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जब उसने निश्चय मल्होत्रा को उस इमारत के अंदर प्रवेश करते देखा तो वो एकदम भागती हुई उसके पास आई और उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे एकदम से ही सुरक्षा का एहसास हुआ था। निश्चय ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया था और उसके माथे पर एक प्यार भरा किस दिया और उसे भरोसा देते हुए बोला, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उस दिन रिया पर और विक्रम मल्होत्रा पर यह राज खुला कि निश्चय एक सीक्रेट एजेंसी की फोर्स में एक कुशल ऑफिसर था, जो पिछले 5 सालों से और शहर की सबसे बड़े गैंगस्टर राम सिंह के केस में उलझा हुआ था। और उसके लिए उसने अपना नाम, अपना रूप, सब कुछ बदल लिया था। जहाँ तक उसके परिवार का सवाल था, वो एक बहुत ऊंचे पंजाबी परिवार से ताल्लुक़ रखता था, मगर किसी को भी आज तक उसके परिवार के बारे में पता नहीं चला था। उसने अपने परिवार को अपनी नौकरी से बहुत दूर रखा था। उसके माता पिता और भाई बहन चंडीगढ़ में रहते थे और अपना अपना बिजनेस चला रहे थे, मगर चूंकि उसे इस बिजनेस से कोई लगाव नहीं था, वो अपने देश की सेवा करना चाहता था। इसीलिए उसने अपना शहर छोड़कर मुंबई आ गया था और ये नौकरी शुरू कर दी। आज वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने में सफल हो गया था। जब उसे स्टेज पर अवार्ड मिल रहा था तो उसके लिए ताली बजाने वालों में सबसे पहला नाम विक्रम चौहान का था। वो इस आदमी से नाराज़ थे क्योंकि इस इंसान ने उन्हें बहुत परेशान किया था। उनकी बेटी को उसकी मर्जी के बिना अपनी कैद में रखा था, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती उससे शादी भी की थी और उसके लिए अगर वो चाहते तो उस पर केस कर सकते थे, मगर रिया ने उन्हें मना कर दिया।
अब वो निश्चय मल्होत्रा की पत्नी थी और वो उस व्यक्ति से मोहब्बत भी कर बैठी थी। उसने अपने पिता से विनती की कि भगवान के लिए उसे कोई नुकसान न पहुंचाना। अगर आप उसे नुकसान पहुंचाएंगे तो मुझे भी तकलीफ होगी। और फिर बेटी की खुशी के लिए वो चुप हो गए थे। वो अवार्ड लेकर नीचे आया और रिया के हवाले करते हुए कहा, ये मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा है। अगर शादी की पहली रात तुम्हारा अंदाज ये जाहिर न करता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन तुम्हारे एक एक अंदाज से जाहिर हो रहा था कि तुम भी मेरे साथ खुश हो। उसकी बात सुनकर वो शर्माते हुए मुस्कुरा दी और अपना सिर निश्चय के सीने पर टिका दिया। अच्छा एक बात तो बताओ, आज की रात भी मुंह फुलाकर प्यार करोगी या फिर? वो धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया था और रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आप बहुत बेशर्म हैं। बेशर्मी तो आज की रात दिखाऊंगा मेरी जान। आज की रात मुझे बेशर्मी का भी अवार्ड मिलेगा। वो एक आंख दबाते हुए अपनी उंगलियों से शरारत करते हुए उसके नाभि से नीचे ले जाते हुए बोला और रिया शर्म से लाल चेहरा लिए उसके पास से भागी थी। दूर तक उसके कानों में निश्चय का कहा गूंजता रहा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिंदगी से भरपूर मुस्कान। उसने उसकी ज़िंदगी में एक ऐसे रंग भर दिए थे जो रंग उसकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना रहे थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।